नमस्कार, मैं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मनोज तिवारी टॉक शो। जैसा कि आप सबको पता है कि नगर निगम के चुनाव पास आ चुके हैं और इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक वार्ड के नेता, पूरे पड़ाइन वार्ड 46 के नेता जो कि निर्दलीय लड़ेंगे, जिनका नाम है शिरीष चंद्र दुबे जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम उनसे नगर निगम चुनाव पे बातें करेंगे। आइए उनसे जुड़ते हैं। सर, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। और आपकी टीम जो लगातार विधानसभा से लेकर लोकसभा तक आप लोग मेहनत करते हैं और लगातार हमको तो लगता है कि प्रयागराज में कोई ऐसी एक स्थान नहीं रहा हो जहां आप लोग पहुंचते न हो और वहां की छोटी छोटी समस्याओं को आप लोग उजागर नहीं करते। और विधानसभा में भी, लोकसभा में भी आप नेताओं को पक्ष हो चाहे विपक्ष, सबको आप बताते हैं कि क्षेत्र की ये समस्या, इसलिए आप लोग जितना कर्मठ, जितना संघर्ष से, जितनी मेहनत करते हैं, इसके लिए आप लोगों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। और मैं प्रयास करूँगा कि मेरे तरफ से और मेरे वार्ड की तरफ से जितनी भी कोशिश हो, आपको सच्चाई और जागरूकता आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका काम है ये हमारा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम पहले प्रश्न पे आते हैं। आपको अपने वार्ड में क्या क्या समस्याएं नजर आती हैं, उसके बारे में बताइए। हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या जो है, देखिए, पहले चीज़ तो ये जानिए, पार्षद जो चुनाव होता है वो बड़ा लोकल चुनाव होता है, वो राष्ट्रीय चुनाव नहीं है कि हम बड़े सड़क बनवा देंगे या बड़ा नाला बिछवा देंगे या बड़ी समस्याओं का हम समझते हैं कि सभासद का जो चुनाव होता है वो नाली का होता है, वो चूना छिड़काव का होता है, वो पानी जब नहीं आता तो पानी पहुंचाने का चुनाव होता है, पानी पहुंचाने का होता है। कुत्ता कहीं मर जाए तो उसको फेंकवाने का चुनाव होता है, बिल्ली कहीं मर जाए तो फेंकवाने का चुनाव होता है। लेकिन पार्षद लोग जब पार्षद हो जाते हैं तो इन छोटी छोटी समस्याओं को भूल जाते हैं। उनको लगता है कि हम अब एमपी और एमएलए हो गए हैं। आप किसी पार्षद से आप मिलिए वर्तमान में, उनसे पूछ लीजिए कि आपके मोहल्ले में कितने जानवर मरे आज तक, छोटे से कुत्ता बिल्ली कितने मरे, तो बता नहीं पाएंगे जी। सबसे बड़ी समस्या लोकल आदमी, वहाँ का छोटा आदमी बेचारा, गरीब तो मान लीजिए कि उठा के फेंक दिया, लेकिन जो पॉश इलाके, जो मजबूत हैं एरिए हैं, जहाँ वहाँ जानवर मर गया, वो तो घर से आपको निकल के उड़ दे दिए। लेकिन उस जानवर जब मर गया 3 दिन तक गंदाता है, लेकिन कोई फेंकता नहीं है। फिर वो बेचारा किसी तरीके, अब भाई बड़े पदों पे है, वो छोटी छोटी बात तो अपने किसी से कहेंगे नहीं, लेकिन किसी तरीके वो समाधान करते हैं। तो हमारे इलाके में सबसे बड़ी अगर समस्या है, और हमारा तिलक नगर जो पॉश इलाका एकदम अच्छे लोग, वीआईपी लोग रहते हैं, वहाँ समस्या ये है कि अगर कोई जानवर अगर मर गया, अगर कुत्ता बिल्ली, तो कोई फेंकने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ी मुसीबत है और वही हम लोग करते हैं। हम चाहते हैं कि ये बड़ी समस्या है, इसको समाधान होना चाहिए। जो भी पार्षद बने वो सीवर साफ कराने का काम कराए, सेफ्टी टैंक साफ कराने का काम कराए, साफ पानी देने का काम कराए, अगर नालियाँ कहीं टूट गई है छोटी मोटी, उसको बनवाने का काम करे। यही है पार्षदों का काम। चलिए, आप एक जुझारू नेता माने जाते हैं। पिछली बार आप बसपा से थे, इस बार निर्दलीय क्यों? हम निर्दलीय नहीं है और अभी तो फिलहाल बसपा से हम लड़े थे कमलेश सिंह के खिलाफ। वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं अभी बहुत कुछ चेंजेज होगी। हो सकता है कि हम किसी दल से चुनाव लड़े और राष्ट्रीय दल से चुनाव लड़ूंगा। प्रयास है और प्रयास होगा कि हम राष्ट्रीय दल चुनाव लड़ें, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। अगर टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा टिकट एक ऐसा टिकट है जिसमें 2 पूर्व विधायकों ने जमकर विरोध किया, पिछली बार भी किया, उससे पहले भी विरोध किया, जिनकी बदौलत मेरा टिकट कटा। अब मुझे मजबूरन किसी दूसरी पार्टी में जाना पड़ा, लेकिन हो सकता है कि इस बार हम राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़े। जैसा कि कह सकते हैं कि आप अपने वार्ड से क्या पता पार्षद चुने जाएं, तो आप पार्षद बनने के बाद क्या क्या काम करेंगे वो बताइए। पार्षद बनने के बाद प्रथम जो प्रायोरिटी है मेरी, वो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हम साफ पानी लोगों तक पहुंचाए। जो सीवर लाइन से पाइपें जुड़ के गई हैं, जब पाइप टूट जाती है, वो पानी, गंदा पानी लोगों को घर तक जाता है, और उससे क्या होता है, जब लोग घर के वाले पीते हैं या कुछ होते हैं तो उससे बीमार होते हैं। हमारा प्रथम प्रयास है कि जितनी भी पाइप लाइनें सीवर लाइन से सटी हुई गई हैं, उनको निकलवा कर नई पाइपलाइन सीवर से लगभग 1 मीटर दूरी पे खुदवा के डलवाने का, जिससे लोगों को साफ पानी मिल सके। जो टूटी नालियां हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे नालियां टूट गए हैं, बहुत जगह क्षेत्रों में नालियां टूट गई हैं, उन नालियों को सही कराना। छुट्टा जानवर आप देखे होंगे, किसी भी मोहल्ले में आप जाइए, भैंस गाय तमाम लोगों के घरों के सामने गंदगी फैलाए रहती है, तो सबको सही करना मेरा प्रथम प्रायोरिटी है। जैसा कि आपने कहा है कि एक स्थानीय चुनाव है, तो आपको नहीं लगता कि स्थानीय चुनाव किसी पार्टी सिंबल पे नहीं लड़ना चाहिए? आज एक टैग बन गया है लोकल चुनाव लड़ने का जी, और लोकल चुनाव अब नहीं रह गया। ये पार्षदी का चुनाव एमपी एमएलए से बड़ा चुनाव है। जब लोग घर से निकलते हैं तो प्रथम प्रायोरिटी देते हैं पार्टी
और सेकंड प्रायोरिटी देते हैं कि लड़ने वाला कैंडिडेट कौन है। अगर उस कैंडिडेट में अगर हम फिट बैठेंगे तो निर्दलीय भी हम जीत सकते हैं, अगर नहीं फिट बैठते हैं तो फिर संगठन से टिकट लेना बहुत ज़रूरी है। संगठन को वोट देते हैं लोग। और जहां मैं बिलान रहता हूं, जहां मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, वो आरएसएस का गढ़ है। उस गढ़ में बिना संगठन के चुनाव लड़े कोई मतलब नहीं। आज जिस तरीके से बीजेपी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े चुनाव आक्रामक तरीके से लड़ रही है, आपको क्या लगता है आप उतने आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ पाएंगे? चुनाव आक्रमण से नहीं लड़ा जाता, चुनाव संगठन से लड़ा जाता है, मतदाताओं से लड़ा जाता है, अपने संघर्ष से लड़ा जाता है, अपने कर्तव्य से लड़ा जाता है। आक्रमण से कोई युद्ध नहीं जीतना हमें चीन और पाकिस्तान का, हमें क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं का समाधान करना और आसानी से हम उतना प्रयास करते रहते हैं। हम तीसरा चुनाव, चौथा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जनता हमें हर बार, मतलब मैं नज़दीकी चुनाव हारा हूँ, किसी 40 वोट से 45 वोट चुनाव हारा हूँ, 3 वोट। इस बार चाहेंगे तो ये चुनाव मैं जीतूंगा। अच्छा, इस वक्त जो महापौर हैं बीजेपी से हैं, उनके कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनका कार्यकाल एक छोटी सी उदाहरण देंगे। उनका कार्यकाल तो ये रहा कि लोगों के घरों में नोटिस चली गई, जिसका मकान जो है 10 बाई 10 का है, उसके क्या 5000 की नोटिस गई। और 5 साल में यह इतिहास है कि नगर निगम सदन जब नहीं चलती है तो लोग विरोध करने लगते हैं जी। और विरोध करते हैं। लेकिन इन 5 सालों में उन्होंने केवल सभासदों को खरीद कर रख लिया, जिसके कारण 5 साल में कोई सभासद विरोध नहीं कर पाया और मनमौजी उन्होंने नगर निगम में लूटने का काम किया। और इसका प्रमाण है कि उन्होंने जितना लूटा, इतिहास गवाह कि किसी मेयर ने नहीं लूट पाया। अच्छा, तो मतलब ये आपका कहना है कि जनता का कहना है? जनता भुक्तभोगी है। देखिएगा, इस बार रिजल्ट आएगा आपके सामने। जनता नरेंद्र मोदी को मानती है जी। अगर नरेंद्र मोदी जी एक चेहरा है हिंदुस्तान के जी, लोग उनको पसंद करते हैं, चाहे जिस रूप में मानिए, चाहे जिस स्थिति में मानिए, लेकिन नरेंद्र मोदी को मानते हैं। उनके नाम पे चाहे जो हो जाए, लेकिन अगर जिस दिन अपने दम पे चुनाव लड़ने जाएंगे उस दिन मतलब सीधे तौर पे आपका ये कहना है कि अभिलाषा गुप्ता की अपना कोई व्यक्तित्व, अपना कोई उन्होंने बना के नहीं रखा है लोगों से, मोदी और बीजेपी के नाम पे उनको वोट मिलता है और 2 बार से वो वहां पर रहती आई हैं। 100% सत्य घटना है ये। चलिए, ये नगर निगम का चुनाव आपके लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि आप विधानसभा की तैयारी कर रहे थे? नगर निगम का चुनाव एक स्कूल में पढ़ने के लिए, जैसे प्राइमरी पाठशाला है, जब आप प्राइमरी पाठशाला में जाते हैं तो अब आपको कुछ अनुभव मिलता है, उसके बाद विधानसभा की आप तैयारी करते हैं। अभी हम लोग प्राइमरी पाठशाला जब नहीं पास हो पा रहे हैं तो हम लोग विधानसभा नहीं लड़ पा रहे, इसलिए जिस दिन हम प्राइमरी पाठशाला पास करेंगे 100% देखिएगा हम लोग विधानसभा का नेतृत्व करेंगे। ये चुनाव हमारे कैरियर का प्रथम अध्याय है, इसको पास होना ही मेरे लिए महत्वपूर्ण, मेरे कैरियर का पूरा अध्याय ये पाठशाला जो है वार्ड है। नगर निगम का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होता है, जैसे कि आपने बताया खुले जानवर, उनके नालियाँ, उनके अलावा और आपके वार्ड के क्या क्या स्थानीय मुद्दे हैं? उसके अलावा तो MP MLA समाधान कर सकते हैं, लेकिन वो जैसे अंधे पहरेदार, बहरे थानेदार और डर के मारे बोले न अखबार। हालात इसमें यही है, उतने सवाल और उतने जवाब हम लोग दे सकते हैं जितनी ज़रूरत हो। अगर उससे ज़्यादा बोला जाएगा तो पता न कब किसके तरफ बुलडोजर घूम जाए। तो हम लोग छोटे मोटे कार्यकर्ता, इसलिए जो जुनूनी मुद्दे उसको हमने आपसे बता दिया। अच्छा, मतलब हर चुनाव आज के डेट में धर्म, जाति, इस पर लड़ा जा रहा है। ये चुनाव भी उसी तरह लड़ा जाएगा या फिर किस व्यक्तित्व पर चुनाव होगा? ये हिंदुस्तान में एक याद आपको होना चाहिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे और उससे पहले ममता बनर्जी आई थी। 2 नेताओं के लिए जीवन में सबसे सुनहरा मौका आया। एक जब टाटा ने नैनो गाड़ी लाया, एक नैनो ने देश की राजनीति को पलट दिया। ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हो गई और नरेंद्र मोदी विकास के पुरुष कहलाने लगे, आज भारत प्रधानमंत्री हो गए। तो विकास करने वाला पुरुष चुनाव जीतता है, उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं। नरेंद्र मोदी जी का विकास था, अपने विकास के दम पे कांग्रेस कहीं ना कहीं उससे पिछड़ गई और आज कांग्रेस बैकफुट पे है और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की राजनीति भारत प्रधानमंत्री हैं। इसलिए आप श्योर मान चलिए कि विकास चुनाव जिताता है, कोई धर्म, कोई जात, कोई मजहब नहीं। नरेंद्र मोदी को काफी सपोर्ट कर रहे हैं आप, थे तो बसपा से कहीं आगे बीजेपी में तो नहीं आने वाले? किसी अच्छे व्यक्ति के, हमारे नेहरू जी भी कहते थे, हमारे देश के जितने अनुभवी नेता थे वो हमेशा कहते थे, आज अटल जी भी अगर कहीं अगर देश के नेता हुए तो गांधी परिवार की देन है। जो अच्छा कार्य करेगा और अच्छी बात करेगा उसके लिए कांग्रेस का दरवाज़ा हमेशा अच्छाई खुला रहता है। हम भेदभाव करके राजनीति नहीं करते, हम किसी के CBI की जांच करवा के राजनीति नहीं करते,
हम किसी के घर डाका डलवा के राजनीति नहीं करते, हम किसी का मकान ढवा के राजनीति नहीं करते। हम लोग किसी अच्छे आदमी का, किसी अच्छा कार्य का विकास की बात करके राजनीति करते हैं और हमेशा हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं। अच्छा, और जितनी नीतियां गिनाई आपने नरेंद्र मोदी की, ये उसको जनता बहुत पसंद करी। जनता का कहना है कि उसकी वजह से न्याय हो रहा है। लोकसभा 2014 का जब चुनाव होने जा रहा था हिंदुस्तान में जी, 90 के दशक के बाद एक बहुमत की सरकार आना बंद हो गई थी। 90 से जोड़ लीजिए 24 साल बाद अगर हिंदुस्तान की राजनीति में पूर्ण बहुमत से आया है तो कहीं ना कहीं राजनीति में नरेंद्र मोदी को लोग पसंद करते हैं, और जिसको लोग पसंद करते हैं उसका विरोध करना उचित नहीं है। सही समय का सही इंतजार करिए, जनता अपने आप जवाब देगी। चलिए, आपको नहीं लगता कि वार्ड के विकास के लिए महापौर का भी कह सकते हैं कि सेम पार्टी का या अपनी पार्टी का होना जरूरी है? आपको क्या लगता है कि किसकी संभावना है इस बार जीतने की? महापौर का चुनाव जो होता है, महापौर और सभासद का जो होता है तालमेल माँ बेटे की तरह होता है जी। जैसे आप विधानसभा गए और आप कांग्रेस से गए और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो आपको उतने ही योजना का पैसा देंगे जितना आपके ग्रांट में लिखा हुआ है। उसके बाद भी वो फाइल सचिवालय में ही दबी रह जाएगी। आप 5 साल केवल चिल्लाते रह जाएंगे, टें टें करते रह जाएंगे मेढक की तरह, लेकिन कोई विकास आप नहीं कर पाएंगे। और जब पलट के अपने क्षेत्र में जाएंगे तो जनता आपको जूता मारेगी। वही हाल पार्षद का होता है। पार्षद जो है आज के डेट में 80 पार्षद महापौर के गुलाम हैं और गुलामी में ही जी रहे हैं। नहीं तो इतने बड़े बड़े मुद्दे नगर निगम के इस बार हुए, हाउस टेक्स बढ़ा, जलकर बढ़ा, रोडें नहीं बनी, गलियां नहीं बनी, लेकिन 80 पार्षद में किसी एक वर्तमान पार्षदों को बताइए किसी ने रोड पे संघर्ष किया और आंदोलन किया? पिछले 8 साल से महापौर जी ने सभी पार्षदों को खरीद कर रख लिया है। ये मैं खुला चैलेंज करता हूँ, चाहे वो सत्ता दल के हो, चाहे विपक्ष के हो और चाहे हमारी पार्टी के हो। एक आम सी बात कि एक नेता जो चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता है, जनता से वादे करता है और फिर उन वादों के सहारे वो चुनाव जीत जाता है और फिर वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाता है। ये आमतौर पर हमारे देश की राजनीति में तो देखा ही जाता है। आपको अपने तौर पे आप मुझे बताइए कि क्या लगता है कि क्या वजह है इस बात की? क्या मतलब अहंकार आ जाता है या सत्ता में इंसान गुम हो जाता है? क्या ऐसी चीज़ होती है कि इंसान जो वादे करता है, जिस वादों से होकर वो चुना जाता है, वो उसको पूरा नहीं कर पाता? जो सोने का मुकुट होता है ना जी, वो बड़ा खतरनाक होता है। वो हम पे हो या आप पे हो या हमारे इस टॉक शो का जो कार्यक्रम कराते हैं मनोज तिवारी भैया जी, अगर जिस दिन भी ये मुकुट सीने सर पे लगता है ना, ऑटोमेटिक बुद्धि भ्रमित जो हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसी मुकुट के लिए आप भी लड़ने जा रहे हैं। वो मुकुट आपके सिर पे आ गया तो फिर आपका हो भी सकता है कि उसमें ममता बनर्जी हम बन जाएं। ये भी तो हो सकता है कि उसमें ममता बनर्जी बन जाएं। जरूरी नहीं है। हम आप बताएं ना, सोने का जो मुकुट है ना वो बहुत अहंकारी होता है, क्योंकि उसमें कलयुग चल रहा है और कलयुग में शनिचर सवार है। जैसे ही मुकुट लगा वैसे ही भ्रमित होती बुद्धियां। अब उस बुद्धि को आप किस तरह के इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो ममता बनर्जी की तरह और नरेंद्र मोदी की तरह भारत के नेता होंगे, और अगर आप भ्रमित हो जाएंगे तो आपका पहला और आखिरी स्टेट होगा। हमें विधानसभा लड़ना है, हमारे सभासद कभी न एम रहा और न मैं सोचता हूँ सभासद के। ये मेरा एक संघर्ष है, एक मेरा इतिहास है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगर मैं पार्षद हो जाऊँ तो मेरी अच्छी गाइडलाइंस हो जाएगी भविष्य के लिए। और बाकी इस मुकुट में बहुत हैसियत नहीं है। इस मुकुट की इतनी हैसियत है कि जाके महापौर के यहाँ गिरवी रख दीजिए। आप चाहे पहली सीढ़ी कह ले या शुरुआत कह ले, है तो उसी मुकुट की सी बिल्कुल मुकुट है और मुकुट बचा के रखा जाएगा। ईश्वर चाहेगा तो हम में अहंकार नहीं आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला फिर शुरू करते हैं। 10+2 के बाद कैरियर की चिंता समाप्त। आइए मैं बताती हूँ। इंजीनियरिंग और मेडिकल में लगातार 20 सालों से टॉपर एवं सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले कोचिंग संस्थान पांडे क्लासेस में IIT, नीट और 11 का टारगेट बैच शीघ्र प्रारंभ। अपनी सफलता के लिए आज ही ज्वाइन करें पांडे क्लासेस, कमला नेहरू अस्पताल के सामने, टाइगर टाउन, प्रयागराज। 80 81 35 72 52। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बातचीत का सिलसिला नेताजी से आगे बढ़ाते हैं। सर, अब आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब आगे पार्षद, अगर आप जीत जाते हैं पार्षद का पद, तो आगे आप जो करेंगे वो तो एक अलग बात। अभी चुनाव लड़ने से पहले आपने अपने वार्ड की जनता के लिए क्या क्या किया है वो बताएं। अपने क्षेत्र की जनता के लिए, जैसे मैं अलोपी बाग में रहता हूँ जी, पूरा प्लान दारागंज मेरा आवास है जी। हम अपनी जनता के लिए कई जगहों पे, जैसे आप देखेंगे छोटे छोटे मुद्दे, जन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जो वार्ड
के जो इंस्पेक्टर जाता है सफाई कर्मचारी, वो 100 रुपया रिश्वत मांगता है। हमने उस पर प्रतिबंध लगाया कि आप 100 रुपया नहीं लेंगे रिश्वत। आप उसको कतई किसी के घर आप जाएंगे रिपोर्ट लगाना, आप आधार कार्ड मिल गया, आपको 2 ID मिल गई हैं, और वो ID कहीं की भी हो, अगर वो प्रमाणित करते हैं कि हमारे क्षेत्र ये हमारे परिचित हैं, इनके बच्चा इनके जन्म यहाँ हुआ, तो आप उसको मान लीजिए। आधार के लिए आप परेशान नहीं करेंगे किसी को, जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बनाएंगे। हाउस टैक्स जो बढ़ा था उसका मैंने लगातार विरोध किया जी। हम विरोध करें। जलकर जो बढ़ा हमने उसका भी विरोध किया। छुट्टा जानवरों का भी मैंने बहुत विरोध किया, और क्षेत्र की जनता के लिए अच्छा, छुट्टा जानवरों की आपने कई बार जिक्र की, तो इसको सही करने के लिए क्या क्या नीतियां हैं आपके पास, कि आप क्या करेंगे कि ये समस्या सॉल्व हो पाए? प्रथम प्रयास है ये हमारा, जैसे ही हम लोग अगर पार्षद होते हैं जी, तो नगर निगम में जो योजना ठप पड़ी हुई विगत काफ़ी दिनों से, क्योंकि सभी लोगों को महंगी महंगी ज़मीनें नैनी में, झूसी में, सब जगह अलाट हो चुकी है, उन ज़मीनों को नगर निगम उनको समर्पित करे, और जिस रेट पे तय हुआ था, जिस रेट में इन्होंने 2000 में तय किया था, उसी रेट में उनको ज़मीन दे, ताकि वो छुट्टा जानवर अपने क्षेत्र में जाएं। और जो मोहल्ले मोहल्ले पागल कुत्ते टहल रहे हैं, तमाम छुट्टा कुत्ते रात में, देखिए आप जब रात में जाएंगे तो कुत्ते इतना तेज आपकी गाड़ी दौड़ाते हैं कि आप गिर जाएंगे। काफ़ी बड़े बड़े कभी कभी हादसे हो जाते हैं रात में उन कुत्तों की वजह से। तो प्रयास करूँगा कि जो दिन में कुत्ते पकड़ने की गाड़ियाँ चलती हैं उनको रात में चलाया जाए, और वो जो कुत्ते टहलते रहते हैं उनको पकड़ा जाए, और उन कुत्तों को कहीं अच्छी जगह, सुरक्षित जगह, सेफ जगह उनको किया जाए, या तो उनके लिए एक ऐसा व्यवस्था किया जाए जहाँ इनको भोजन पानी मिले, अपना वहाँ रहें, अपने जीवन यापन करें। आप अपने लिए इस चुनाव में किस नेता या किस दल को अपने लिए चुनौती मानते हैं? नेता और दल तो सामने आप जान ही रहे, इस समय हिंदुस्तान में एक ही दल है, बाकी कोई दल नहीं है, और नेता नरेंद्र मोदी हैं, उनका विरोध करने की मेरी हैसियत नहीं है। उनकी एक दल है, उसी में जो लड़ेंगे वही हमारे विरोधी होंगे, वही हमारे जो भी है, बस एक है ये, बस भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आपने अभिलाषा गुप्ता की नीतियों को कहा कि ठीक नहीं थी या उन्होंने काम ठीक नहीं किया, तो मतलब आप ये चाहते हैं कि वो ना बने महापौर फिर से, या बीजेपी से ही कोई ना बने, या बीजेपी से कोई बन जाए? मेयर तो सच्ची रूप से ये होना चाहिए कि महापौर जो भी हो वो भारतीय जनता पार्टी का हो, लेकिन नेक और ईमानदार हो जी। जो इलाहाबाद के सपने हैं, जो इलाहाबाद के विकास की जो सीमा है, जहां आज होना चाहिए उस जगह पे वो पहुंचाए, उसकी नीयत साफ हो। क्योंकि स्टेट और सेंट्रल दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इलाहाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर हो, और वो सभी दलों को मिलाकर इलाहाबाद का विकास करे, क्योंकि मुद्दा विकास है, और विकास हो वो विकास तभी होगा जब स्टेट और सेंट्रल एक होगा। जनता का कहना है कि प्रयागराज में जो पॉश इलाके हैं, जैसे सिविल लाइंस हो गया और थोड़े उसके आगे के इलाके, उसमें अभिलाषा गुप्ता ने थोड़े काम करवाए हैं। जो पिछड़े इलाके हैं उनमें शायद काम नहीं हुए, या शायद हुए भी हैं, लेकिन पॉश इलाकों में उन्होंने काम कराए हैं। इलाहाबाद अपना स्मार्ट सिटी में गिना जाता है। आपको क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी के लायक है सच में इलाहाबाद? यहाँ की चीज़ें या रास्ते? कांग्रेस के मेयर हुआ करते थे चौधरी जितेंद्र सिंह, और सेंट्रल में गवर्नमेंट हुआ करती थी कांग्रेस की जी। डरबन योजना इलाहाबाद में उस समय लॉन्च हुई थी जी। नेहरू एक संस्था का योजना लॉन्च हुई। आज इलाहाबाद का जो आप विकास देख रहे हैं, जो सुंदरीकरण देख रही हैं, वो उसी योजना के तहत है। अभी तक कोई अपनी व्यक्तिगत नीति और अपनी योजना नहीं लॉन्च की गई है महापौर द्वारा। बिल्कुल। और जो इलाहाबाद में आप सिविल लाइन्स या पॉश इलाकों में आप देख रहे हैं विकास, ये कुंभ मेले का विकास है जी। अभी तक नगर निगम के द्वारा विकास कोई नहीं किया गया है जिसको आप कहा जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये तो महापौर की बात होगी, आप पे वापस आते हैं। आपको क्या लगता है एक पार्षद की जिम्मेदारी मतलब नाली, पानी, टैक्स यहीं तक सीमित रह जाती है, या उससे आगे भी कुछ जिम्मेदारी होती है? उसके बाद उसके पास है ही क्या है? उसके बाद तो अगर आप जेई कोई फ़ोन करेंगे तो अपने पैसे के रिचार्ज करा करेंगे आप। उसके बाद अगर आप महापौर से भी आपको बतियाना होगा तो उसके लिए आपको अपना मोबाइल रिचार्ज कराना होगा। कुछ पैसा तो मिलता नहीं पार्षदी में, कि ना तनख्वाह है। आपने एक बीड़ा उठाया कि समाज की सेवा करेंगे, एक सिंबल है कि आपकी करियर की शुरुआत यहाँ से होगी। आप अगर अच्छे होंगे तो आगे जाएंगे, और नहीं यहीं आपका करियर खत्म हो जाएगी। तो एक कहा जाए कि एक प्राइमरी पाठशाला है। कभी कभी विश्वविद्यालय हुआ करता था इसका पाठशाला, लेकिन अब ये सभासदी हो गया। उस पाठशाला में निःशुल्क सेवा है, यहाँ कोई पैसा नहीं है, इसलिए निःशुल्क सेवा करना। महापौर तो हम लोग है नहीं कि हर जगह 10% कमीशन मिलेगा और हम लोग का विकास होगा। जैसा कि आपको पता है अभी क्षेत्र बढ़ गया है नगर निगम के इस बार,
तो ये एक चीज़ हर पार्टी के लिए, हर दल के लिए एक कठिनाई है या नहीं है? कठिनाई बस उन दल के लिए जो दल सक्रिय नहीं है। जी 2 दल सक्रिय है इस समय और दोनों दलों के लिए कोई कठिनाई नहीं है। जी जैसे कि आप देखती हैं कि महापौर जो चुनाव होता नगर निगम का शहरी इलाकों में जब होता था तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लड़ती थी, लेकिन वर्तमान में जो शहर जो बड़े हैं एरिए, उस 20 वार्ड के कारण समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई होगी इस बार जी। और सामने सामने लड़ाई रहेगी। और कांग्रेस अगर सही कैंडिडेट अगर चुनाव करती है और सही कैंडिडेट लड़ाएगी तो त्रिकोणीय लड़ाई होगी और किसी दल के लिए कोई पता नहीं। चलिए, आखिर में आप अपनी वार्ड की जनता से क्या कहना चाहते हैं वो बताएं। अपनी वार्ड की जनता से यही कहेंगे कि आप जब वोट देने जाइए, जरूरी नहीं कि श्रीश चंद्र दुबे को वोट दीजिए। आप चाहे श्रीश दुबे किसी भी दल से हो, किसी भी संगठन से हो, इससे मतलब नहीं है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी से भी अगर चुनाव लड़ रहे हो और आपके माइंड अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर है तो आप वोट उसे दीजिए जो आपके क्षेत्र में जो विकास कर सके, जो आपके क्षेत्र में आपसे मिल सके, जो आपका फ़ोन उठा सके और जो आपके लिए तात्पर्य है, आप उसको वोट दीजिए। ना कि ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो बड़े नेता हो जाए, चुनाव जीतने के बाद आपका फ़ोन न उठाएं, आपसे बातें न करें, आपके जुनूनी मुद्दों न करें, क्योंकि सभासद की एक जो रोल होता है वो केवल एक बहुत छोटा सा रोल होता है और वो छोटा सा ही रोल जो है देश की राजनीति और दिशा बदलता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वोट जब करने जाइए तो सही करिए, सही चुनिए। जरूरी नहीं है कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनिए, किसी को भी चुनिए, लेकिन अच्छे योग्य चुनिए। इसी साथ प्रणाम। सर, हमारे टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे नगर निगम से पूरे पढ़ाई से तैयारी कर रहे एक नेता, जिन्होंने अपनी नीतियां गिनाई, वो कैसे काम करेंगे वो गिनाया। बहुत सारी चर्चा महापौर के पद पे, उनके कार्यकाल पे भी हुई। महापौर का जो चुनाव है वो अब बहुत अलग अलग रुख ले रहा है, अलग अलग चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी तक सीट भी शायद कंफर्म नहीं हुई है। देखिए आगे क्या क्या होता है और इस बार महापौर का चुनाव कौन जीतता है, पार्षद कहां से कितने कौन आते हैं। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर।